ओके सो हमने लास्ट क्लास में आपकी जो है एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स और अदर एंटीबायोटिक्स को पढ़ लिया था, जिसमें हमने ब्लियोमाइसिन वगैरह को देखा था। आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका प्लांट डेरिवेटिव है। ठीक है, जो हम प्लांट से ड्रग लेते हैं और उसको हम कैंसर में यूज करते हैं। यूजली कोविड के बाद जो है ये प्लांट डेरिवेटिव वाली जो चीजें हैं या प्लांट से बनने वाली जो ड्रग्स हैं वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो सेम आएगा जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफेक्ट से। एक चीज और यहाँ पर ऐड ऑन हो जाती है। यहाँ पर कई बार इन ड्रग्स का नाम देके आपसे प्लांट का नाम पूछ लेंगे, सोर्स पूछ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जीपेट में भी आ जाता है और नाइपर में भी आ जाता है कि आपसे ड्रग का नाम देकर जो है उसका प्लांट का सोर्स पूछ लेंगे। लेकिन अभी तक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आया, प्लांट डेरिवेटिव सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया। मतलब आप पेपर देखोगे, अगर कोई प्लांट डेरिवेटिव पूछा है तो उसका उन्होंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही पूछा है कि ये ड्रग किस तरीके से काम करती है और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो जब हम प्लांट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो ये चीज कॉमन हो जाती है आपकी फार्माकोग्नोसी के साथ भी, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पूछ सकते हैं। सो कुछ आपकी डायरेक्ट ड्रग्स है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है मैं एक एक कैटेगरी को एक्सप्लेन भी करूंगा, बट जहाँ से आपके पीक लेवल के क्वेश्चन आया वो ये है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जैसे विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टनी आपको पता है, तो यूजुअली विन क्रिस्टिन को पूछते हैं। तो विन क्रिस्टिन क्या करता है, ये आपका माइटोसिस को इनहिबिट कर रहा है। अब माइटोसिस मतलब एम फेज को। अब एम फेज में कहाँ इनहिबिट कर रहा है, तो मेटा फेज में इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, और कर कैसे रहा है, जो आपका ट्यूबुलिन है उसके साथ बाइंड कर रहा है। अब ट्यूबुलिन क्या होता है इसको आप समझो। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ एक बार सेल साइकिल पे। ये आपको जो हरे कलर से ये इधर दिखाई दे रहे हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैंने आपको बताया था कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। और ये आपके बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, ट्यूबुलिन में भी दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक अल्फा ट्यूबुलिन होता है और एक आपका बीटा ट्यूबुलिन होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के ट्यूबुलिन होते हैं। अब कुछ ड्रग क्या करती हैं, इस पे जाके बाइंड कर देती हैं और इनके साथ जो आपका ये क्रोमोसोम्स अटैच होना था उसको नहीं होने देती है। उसमें आपकी एक ड्रग विनक्रिस्टिन भी है। ठीक है, क्या है, विनक्रिस्टिन है। तो ये इनिबिट करते हैं इस फेस पर आके, मेटा फेस पर आके। जो ड्रग आपकी विनक्रिस्टिन है या जो आपको विनका रोजिया से जो एल्कलॉइड्स आपको ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग क्या है, इन ट्यूबुलिन पे आके बाइंड करती हैं और इनको स्टेबलाइज कर देती है। अब जैसे देखो, इनको क्या होता है जब ये इसके साथ ये बाइंड करते हैं तो इनको, अब ये बाइंड तो कर गए लेकिन इनको क्या करना है, इस तरफ खींचना है और इनको इस तरफ खींचना है। तो अगर ये स्टेबलाइज हो गए, ये मूव नहीं कर पाए, और इनकी मूवमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अगर ये मूव नहीं कर पाए, ये स्टेबलाइज हो गए, तो आपका एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स या जो क्रोमोसोम है उनका जो सेपरेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, जो ट्यूबुलिन का स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब क्या करते हैं, ये इसको पॉलीमराइजेशन वाली स्टेज में रख देते हैं कि ये पॉलीमराइज तो हो गए, मतलब इनके साथ अटैच तो हो गए, लेकिन जब इनको अलग होना था ये डीपोलोमराइज नहीं हो पाए। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है या फिर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं आपकी कुछ ड्रग्स। ठीक है, विनक्रिस्टिन इनिबिट कर रही है, लेकिन जो बाकी एक आधी ड्रग आएगी वो आपका इसी तरीके से इसको स्टेबलाइज कर रही होगी, इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया। ठीक है, तो इसको याद रखो, ये आपका मेटाफेज को, मेटाफेज में काम कर रही है, इनिबिट कर रही है माइटोसिस को और ट्यूबुलिन के साथ बाइंड कर रही है। जो विन क्रिस्टिन वाले जो आपकी ड्रग है उनका मेजर साइड इफेक्ट न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट है। ठीक है, जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं ये उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। पैरास्थीसिया जैसी जो कंडीशंस हैं वो आपकी विन क्रिस्टिन की वजह से आती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है प्लांट डेरिवेटिव्स को लेके, जो इनका बहुत बड़ा एडवांटेज है।
अभी तक आपने जितनी ड्रग देखी उनमें से सबसे मेजर इफेक्ट, किसी का पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ रहा था, किसी का बोन मैरो सप्रेशन आ रहा था, किसी का आपका जो है वॉमिटिंग आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में प्लांट डेरिवेटिव्स के साइड इफेक्ट बहुत कम है जरूर लेकिन कम है बाकी ड्रग्स के मुकाबले। इसलिए हम जो नई कैंसर की ड्रग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्लांट सोर्स से ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारी ड्रग प्लांट सोर्स से आती है तो उसके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं, या ऐसा होता है कि वो ड्रग छोड़ने के बाद ठीक हो जाएंगे। अब एक बार बोन मैरो सप्रेस हो गया तो उसको दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है? उसके बाद है इटोपोसाइड। ये आपका सेम फंक्शंस करती है जैसे आपका डॉक्सोरिबोसिन फंक्शन करती थी। कोई बताएगा डॉक्सोरिबोसिन कैसे काम कर रही थी? जो आपकी मैंने आपको कल एक एंटीबायोटिक्स बताई थी, ये जो आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 भी है, इसको ब्लॉक कर रही थी। इटोपोसाइड भी सेम एक्शन से काम करती है। जो आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 है उसको ब्लॉक करती है। मैं लिख देता हूँ, डीएनए टोपोआइसोमरेज 2 को ब्लॉक करती है। और इसके साथ साथ आप, हाँ, और जो आपका रेप्लिकेशन वाला और आपका माइटोकॉन्ड्रियल जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। एक बात और याद रखना, विन क्लिस्टर में मैंने आपको बताया कि न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट है। इसकी जितनी भी कैटेगरी है विनका रोजिया की, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन फ्लोरिन, कुछ ऐसा करके है, ये सारी ड्रग हेयर लॉस कराती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, एक पैरास्थीसिया हो गया और एक आपका हेयर लॉस हो गया। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी कैंसर की ड्रग कराती हैं बट इसका मेजर है। इटोपोसाइड का मेज इफेक्ट है जो माइलो सप्रेशन है और वॉमिटिंग है। ठीक है, तो हमें कोई एंटी इमेटिक ड्रग देनी पड़ेगी। उसके बाद है टेक्सेंस, जैसे पैसिलिटेक्सेल है, डोसिलिटेक्सेल है। ये स्टेबलाइज करा रही है माइक्रोट्यूब्यूल को। अब स्टेबलाइज माइक्रोट्यूब्यूल मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको पॉलीमराइज स्टेट में रखेगी। ठीक है, बट इस ड्रग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये ड्रग्स हाइपर सेंसिटिविटी जनरेट करा देती हैं हमारी बॉडी में। तो हमें ग्लूकोकोर्टिकॉइड या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो हैं, वो अगर हम प्लेसिड एक्सेल ले रहे हैं तो इसके साथ देनी पड़ेगी। और ये ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रग हैं, ये सारी खासकर इटोपोसाइड, पेक्सिटेल्सल, ये सारी आईवी रूट से हम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इरिनोटेकन और टोपोटेकन, जो आपकी कैम्फोथिकिन वाली है। ये टोपोआइसोमरेज 1 को इनिबिट कर रहे हैं, जबकि इटोपोसाइड जो थी वो आपका टोपोआइसोमरेज 2 को इनिबिट कर रही थी। इनका दोनों का इफेक्ट याद रखना थोड़ा सा इजी है। इटोप में अगर आप देखो तो आपको टॉप मिल रहा है, तो आपको टोपोआइसोमरेज 2 यहाँ से याद रखना चाहिए। यहाँ पर भी मिलता है टॉप, टोपेटेकन, बट यहाँ आपका टोपोआइसोमरेज 1 है। एक डीएनए के स्टैंड में कट लगा के हम जो नॉर्मल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको अटेन करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ड्रग हैं और इन्हीं के से जो क्वेश्चन है ज्यादा पूछेंगे, और ये बहुत इजी है। इसका एक ट्रिक भी है, एक और ट्रिक है। आप यूजली 4 ड्रग देख रहे हो, 4 कैटेगरी देख रहे हो, जिसमें से 2 काम कर रही हैं आपकी माइक्रोटिब्यूल्स पे। एक विनक्रिस्टिन है और एक आपका पेसिलिटेक्सेल है। ठीक है, दो आपकी ड्रग, 2 कैटेगरी हैं, एक काम कर रही है टोपोआइसोमरेज 2 पे, एक काम कर रही है टोपोआइसोमरेज 1 पे। तो अगर आप इस टाइप का एक फ्लो चार्ट छोटा सा बना लोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ से अच्छा आता है। अब इसके बाद मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि आपका क्वेश्चन आए तो 100% हो जाए। नेक्स्ट है विनका एल्कलॉइड्स। यूजुअली आपको पता है विनका रोजिया, या जिसका नाम है आपका कैथारेंसिस रोजियस। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज है बट ये विनका एल्कलॉइड्स है, जिसमें विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन डेसिन। एक और भी है विन फ्लूइन, ये आपका फ्लोरोनेटेड विनका एल्कलॉइड है। ठीक है, अब जो हम सेमी सिंथेटिक बना रहे हैं विनोरेल्बिन, आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा वो विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, इन्हीं से आएगा। बाकी के आप लोगों से शायद ना पूछे, बट हम इनमें चेंजेस करके इसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइंड टू ट्यूबुलिन इनहिबिट्स इट्स पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रही है, प्रिवेंटिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन इन द डिवाइडिंग सेल एंड क्लोजिंग अरेस्ट एट द मेटाफेज। जो जहां पर है वहीं पर रह जाएगा।
तो इसको याद रखना, इनहिबिट्स इट्स पॉलीमराइजेशन। अब कई बार आपको ऑप्शन में मिल जाता है डीपोलीमराइजेशन कराता है, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना कि आपको किस टाइप से लिखा हुआ मिला है, क्योंकि कई बुक में लिखा हुआ है कि डीपोलराइजेशन कराते हैं, कई बुक में लिखा हुआ है इनहिबिट करते हैं पॉलीमराइजेशन को, ठीक है, तो ये दोनों आंसर ठीक हो सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में क्या मिला है थोड़ा सा उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि मैं रैंगेंडेल से पढ़ा रहा हूँ, तो आई थिंक इससे बेटर एक ही बुक है गुडमैन गिलमैन, तो इस इन बुक्स में लिखा है इनहिबिट्स इट्स पॉलीमराइजेशन, लेकिन जो पिछले पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें डीपोलीमराइजेशन लिखा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। इनका जो मेजर इफेक्ट है वो आपका न्यूरोटॉक्सिक है, पैरास्थीसिया और हेयर लॉस है, कि इस तरीके से हाथ सुन वगैरह हो जाते हैं, तो इस टाइप के आपका सेंसरी चेंज और हेयर लॉस के इफेक्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैसिटेक्सल और रिलेटेड कंपाउंड। जो टैक्सेन्स की कैटेगरी है ये यूजुअली हम बार्क से इनको ऑब्टेन करते हैं, जिसका नाम है पैसिफिक व्यू ट्री, ठीक है, इसको याद रखना, ये आ सकता है पैसिफिक व्यू ट्री, जो कि आपका टेक्सास स्पीसीज से ही है। अगर आपको कोग्नोसी में अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सी ड्रग्स को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो मैं यूजुअली उन ड्रग्स को ज़्यादा सुजेस्ट करता हूँ कि जो ड्रग आपकी फार्माकोलॉजी में भी आप पढ़ रहे हो और जो ड्रग आप फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ रहे हो, आप उन ड्रग्स के सोर्स को याद रख के जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और कैटेगरी याद रख के जाओ कि वो एल्कलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है और उसका प्लांट सोर्स ये सब क्या है, वहां से ज्यादा चांसेस रहे हैं हमेशा कोग्नोसी और कोलोजी का क्वेश्चन मिला के आने, ठीक है। यूजुअली इसका जो ये जो ड्रग है आपका पैसिलिटेक्सेल और ये सब, यूजुअली हम इसको जो है एक और नाम से जानते हैं, फ्रीजिंग स्टेट ड्रग। फ्रीजिंग स्टेट ये क्या करती है, अगर पोलिमराइज स्टेट में आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं तो उनको पोलिमराइज स्टेट में ही रख देती है, ठीक है। इनका इफेक्ट सिमिलर है विनका एल्कोलॉइड से, बट अलग है, ठीक है। सो दीज एजेंट्स एक्ट्स ऑन माइक्रोट्यूब्यूल एंड स्टेबलाइजिंग देम इन पोलिमराइज स्टेट, और ये क्या कर रहा था, इनहिबिट्स इट्स पोलिमराइजेशन। अब इतने से फर्क में ही ड्रग का एक्शन चेंज हो जाता है, हालांकि रुक तो सेल साइकिल ही रही है, लेकिन अगर आप माइनर लेवल पे चेंज देखोगे कि अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने पढ़ा है या उसको फार्माकोलॉजी का है जिसने पेपर बनाया है, तो इतने से में ही वो क्वेश्चन गलत करा जाएगा। यहाँ पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कराया जा रहा है या पॉलीमराइजेशन को स्टेबलाइज कराया जा रहा है, दोनों ही केसेस में सेल साइकिल आपकी इंटरप्ट होती है। और आपके जो विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन या प्लांट वाली ड्रग है, इनको हम ज्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यूज करते हैं, इस चीज को याद रखें। विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन को भी हम सॉलिड ट्यूमर में यूज करते हैं। एक ड्रग और होती है आपकी रेजरवेटोल, ये अलग टाइप का कैटेगरी है इस ड्रग की, बट इसको भी हम ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। तो यूजली ये ड्रग ज़्यादातर हम आईवी रूट से देते हैं, तो इसको हम लंग कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अगर सिस्प्लेटिन के साथ दे रहे हैं तो ओवेरियन कैंसर में भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड साइड इफेक्ट इसका देखोगे तो बोन मैरो सप्रेशन और न्यूरोटॉक्सिसिटी है, लेकिन इसके साथ एक और है, जैसे आप लोगों ने ओल्ड एज में देखा होगा, या जैसे अभी मेरा ही लगा लो, मैं बहुत देर चेयर पे बैठता हूँ, ठीक है, मेरे अभी पैरों में स्वेलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, यूजुअली क्या होता है पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, तो अगर मैं 5 साल 7 साल ऐसे ही चेयर पे बैठा रहूंगा तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाएगी, ओडिमा वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है उसको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिल पा रहा है, और हमारा इतना पोस्चर खराब है कि हमें ये वाली कंडीशन जो ओडिमा वाली कंडीशन है, ये ज्यादातर उन लोगों को आती है जो सिटिंग जॉब करते हैं। तो यूजुअली जो लोग जॉब करते हैं कंपनीज में उनको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। एक प्रॉब्लम और आती है, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। तो एक तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पानी सा कुछ फ्लूइड आपका भर जाता है, फिर वो डाय ये किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं है,
इसमें कोई डेफिशिएंसी नहीं है कि किसी चीज़ की आपको डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें जो आपका फ्लूइडिक सिस्टम है या जो ब्लड को पूरा सर्कुलेट करना चाहिए था वो ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं कर पाता और बहुत टाइम तक ब्लड एक ही जगह रहता है और ब्लड से वाटर बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड्स में आने आने लग जाता है। ठीक है, और ऐसे केस में वहाँ पानी भर जाता है तो फिर हम डायूरेटिक वगैरह देते हैं। और ज़्यादातर ये अगर किसी को इसके साथ ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इशू है उन लोगों को भी ये ओडिमा वाली कंडीशन बहुत नॉर्मल है। ठीक है, एक चीज़ और है, जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं खासकर मेल्स, वो उनको प्रोस्टेट कैंसर नहीं बोलूंगा लेकिन प्रोस्टेट का जो साइज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मेल्स के साथ यूजली बोलते हैं कि 45-50 साल में आते आते उनका प्रोस्टेट जो है वो बढ़ जाता है, फिर रुक रुक के यूरिन आता है। ठीक है, तो फिर या तो उस प्रोस्टेट को कट करा लेते हैं सर्जरी से, वरना इसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं। आप कितनी टैबलेट खा लो वो दोबारा से उसी साइज पे आ जाएगा। आप थोड़े टाइम के लिए रिड्यूस कर सकते हो या थोड़े टाइम के लिए आप यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका ब्लेडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, प्रोस्टेट को उसका साइज कम करोगे, यूरिन एक बार निकल जाएगा टैबलेट लेने के बाद। तो ये प्रॉब्लम मेल्स में बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स में इतना नहीं है। प्रोस्टेट का कोई है ही नहीं, प्रोस्टेट है नहीं तो इसलिए। तो अगर आप देखो तो अगर कोई मेल 3 घंटे तक पोस्टर चेंज नहीं करता है, अब कंपनी में लोग 8-8 9-9 10-10 घंटे काम करते हैं, तो वो प्रोस्ट कैंसर के प्रोन होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं यूजली, जो अंडर गारमेंट्स है उनका साइज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका कपड़ा, वो भी कहीं ना कहीं इनको इम्पेक्ट करता है इंटरनली। ठीक है, कि आपका जो प्रोस्टेट्स है, ठीक है, आपके जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो, उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यूजुअली लोग कई कई बार क्या करते हैं, लैपटॉप को गोदी में रख के चलाते हैं। ठीक है, लड़के ही करते हैं काम और कोई नहीं करता है। तो क्या होता है, एक तो उससे स्पर्म काउंट कम होता है क्योंकि हीट जो निकलती है वो हमारे स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, जो रेडिएशंस निकलती हैं वो प्रोस्टेट का कैंसर करा देती है। ठीक है, तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए हीटिंग वाली चीज़ों को। इसके बाद ये जो ड्रग है, कैटेगरी की जो ड्रग है, ये ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी कॉज कराती है, जो कि आपका पेसिटेक्सेल और रिलेटेड कंपाउंड है। तो इसके साथ या तो हमें ग्लूकोकोर्टिकोइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकोर्टिकोइड हमें साथ में देना पड़ता है, या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हमें साथ में देनी पड़ती है। ठीक है, वरना स्किन पे रैशेस और हाइपर सेंसिटिविटी वाली कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका पैसिफिक ब्यूट्री एक दो बार आया है, और ये आपकी दो ड्रग, तीन ड्रग हैं, पेसिलेटेक्सेल, डोसेटेक्सेल और कार्बेटेक्सेल, ये दो ही आप लोगों से ज़्यादा पूछते हैं। तो ये दो मैंने को पहले इसलिए इनको रखा है कि इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रहा है, ये पॉलीमराइजेशन को स्टेबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट है कैम्फोथेकिन्स। इसमें अगर आप देखो तो दो ड्रग आती हैं, इरेनोटेकन और टोपोटेकन। तो इसका तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि इसमें टॉप है, तो ये पॉलीमर टोपो आइसोमरेज 1 को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और ये हमें अचीव होता है, जो हमें मिलता है वो हमारा कैम्फोथिका एक्यूमेनाटा से मिलता है। ठीक है, और ये इनहिबिट करता है टोपो आइसोमरेज 1 को और सेल साइकिल को इनहिबिट कर देता है। क्योंकि अगर टोपो आइसोमरेज 1 नहीं है तो आपका जो डीएनए है वो अपनी हेलिकल स्ट्रक्चर अचीव नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेशन रुक जाएगा, तो सेल साइकिल आपकी रुक जाएगी, एस फेज से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, इसके साइड इफेक्ट कम है इस कैटेगरी के जो ड्रग है। बोन मैरो डिप्रेशन है, डायरिया है, लेकिन ये रिवर्सिबल है, अगर आप छोड़ दोगे टैबलेट तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैम्फोथिकिन्स है, इसका याद रखना, कैम्फोथिका एक्यूमिनाटा दो ड्रग है, इरिनोटेकन और टोपोटेकन। इसके बाद जो नेक्स्ट है इटोपोसाइट, ये हमें मंडार के रूट से ऑब्टेन होती है, पोडोफाइलम प्लेटिनम। यूजुअली ये वाला जो कैटेगरी है इटोपोसाइड, इसमें डायरेक्ट ड्रग का नाम आता है। ये जो इटोपोसाइड है, ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है, वैसे तो पोडोफाइलम या इटोपोसाइड्स बहुत बड़ी एक कैटेगरी है, लेकिन इसकी जो एक ड्रग है इटोपोसाइड, अगर इसमें आप देखोगे तो ये पोडोफाइलम प्लेटिनम से है, और ये आपका टोपो आइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रही है। सेम एक्शन है जो डॉक्सोरूबिसिन का है, बस इसका फायदा क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट कम है।
नोजिया, वोमिटिंग, माइलोसप्रेशन, हेयर लॉस है बट कम है, उतना नहीं है जितना डॉक्सोरुबिसिन का था। और डॉक्सोरुबिसिन आपकी कार्डियोटॉक्सिक ड्रग थी। ठीक है, अभी इस पे एक पेपर लिख रहा हूँ मैं इन दिनों। ठीक है, तो ये आपकी जो ड्रग है ये आपकी प्लांट डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब प्लांट डेरिवेटिव के बाद आपकी जो कैटेगरी है वो है हार्मोन्स। आज मैं आपको ये दो कैटेगरी ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि क्वेश्चन हो जाए, टाइम ज़्यादा लग जाए बट आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। अब जो हार्मोन वाली ड्रग्स हैं या जो हार्मोन से रिलेटेड कैंसर है, ये उन टिश्यूज में होते हैं जहां पर हमारा हार्मोन सेंसिटिव टिश्यूज है, जैसे ब्रेस्ट हो गया, यूट्रस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। ठीक है, कई बार ग्रोथ हार्मोन भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो सेल्स है उनका कैंसर हो जाता है। यूजुअली इन तीनों में ही कैंसर ज्यादा होता है, और ज्यादा है ये तीनों ही मेजर है। अगर आप फीमेल में देखोगे, फीमेल जो यूजुअली अब, पहले तो यूजुअली 40 बोलते थे, अब 30 के मिडल एज में आ रही है जो फीमेल्स, 28 से जिनकी उम्र बढ़ रही है, 28 से 40 तक लगा लो, वो सबसे ज्यादा प्रोन है ब्रेस्ट कैंसर के। ठीक है, अगर आप देखोगे कई बार मुझे नहीं पता आप लोगों ने कभी नोटिस किया या नहीं किया है, कई बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है क्या होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, तो ब्रेस्ट के अंदर एक थोड़ा सा लंप बन जाता है। लेकिन जब वो रेगुलर हो जाती है तो वो लंप आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनका इन ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आता है। ठीक है, और वहीं जो यूट्रस है, यूट्रस में इंडिया में इतने ही फीमेल्स हैं, शायद मेरी मम्मी को भी है शायद ये, यूट्रस में सबसे पहले सिस्ट डेवलप होती है। ठीक है, क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद ये सिस्ट बहुत कॉमन है। यूजुअली ये सिस्ट स्टार्टिंग में नॉन कैंसरस होती है, बाद में क्या होती है ये सिस्ट कैंसरस हो जाती है टाइम के साथ। ठीक है, तो यूजुअली फीमेल्स को बोला जाता है कि आप जब 30s के अराउंड आ रहे हो तो एक आप मैमोग्राफी कराओ अपनी। मैमोग्राफी होती है, जैसे ईसीजी होती है, तो ये सिर्फ ब्रेस्ट का होता है। ठीक है, आप लोग एक बार यूट्यूब पे प्रोसीजर देख लेना। और एक होता है पैप स्कैन। पैप स्कैन यूट्रस का कराते हैं। ठीक है, कि कोई सिस्ट तो डेवलप नहीं हो रही है, यूट्राइन कैंसर तो नहीं हो रहा है, एंडोमेट्रियल लेयर से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और ये दोनों कैंसर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। जो सेकेंड यूट्रस का कैंसर है ये यूजुअली प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, या फिर अगर सिस्ट बनी है तो वो नॉन कैंसरस है, डॉक्टर देखता है नॉन कैंसरस है तो वो छोड़ देता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेन होने लग जाए तब डॉक्टर सजेस्ट करता है कि आप सर्जरी करा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना। ओके, बाकी आप लोगों को मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एक वीडियो ज़रूर देख लेना, जितने भी गर्ल्स हैं, कि आप लोग को एक्चुअली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि किस तरीके से जो है अ, आप इनिशियल लेवल पे घर पे ही चेक कर सकते हो कि कोई लंप डेवलप तो नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है। तीन चार चीज़ें होती हैं, एक बार आप यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से पता लग जाएगा कैसे स्क्रीन करते हैं। ठीक है, अब जो आपका ट्यूमर है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बाय हार्मोन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से, दोनों से। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के आपके ड्रग्स को हम यूज करते हैं। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। एक बात याद रखना, जितने भी आप हार्मोन वाले ट्यूमर देख रहे हो, ये ड्रग्स जो हैं ये कोई भी टाइप का कैंसर ठीक नहीं करती हैं। इनसे ठीक नहीं होता है। अगर कोई कैंसर हुआ है तो इन ड्रग से, हार्मोन वाले ड्रग से ठीक नहीं होगा, सिर्फ मेंटेन होगा। ठीक है, ट्रीट नहीं होगा। तो पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, तो इसको हम ज़्यादातर लिम्फोटिक प्रोलिफरेशन में यूज़ करते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है। डेक्सामेथासोन को हम ब्रेन ट्यूमर में यूज़ करते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए। प्रेडनिसोलोन को हम यूज़ करते हैं लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन की, उसमें इनिबिट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रीजेंस। इसमें दो ड्रग हैं, डाई इथाइल स्टिल बेस्ट्रॉल और इथेनाइल स्टिल, इथेनाइलो एस्ट्राडायोल। ट्रायोल भी आता है, यहाँ डायोल है या ट्रायोल भी आती है ड्रग्स। इनको हम दो जगह यूज करते हैं, एक प्रोस्टेट कैंसर में, एक ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है, इसका याद रखना, ये दोनों ड्रग आपके पूछे हुए हैं। ये एंड्रोजन डिपेंडेंट
प्रोस्टेट ट्यूमर में यूज होते हैं कि अगर एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ रहा है, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स का लेवल बढ़ रहा है, तो यूजुअली प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हम इसको यूज करते हैं, और ये इसको हम ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज करते हैं, इन दो ड्रग्स को। इसके बाद है प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन वाले जो हमारे हार्मोनल ड्रग्स हैं, इनको हम यूज करते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर में, जो यूट्राइन यूट्रस का कैंसर है। ठीक है, जैसे मेगास्टेरॉल, नॉरस्टेरॉन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, इन ड्रग्स को ज़्यादातर हम एक आधी बार यूज कर लेते हैं। जो हमारे अलग अलग टाइप की कॉन्ट्रासेप्टिव्स आती हैं, उसमें भी आपको ये ड्रग्स मिल जाएगी। मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन ज़्यादा यूज होती है, मेगास्टेरॉल भी आती है। ठीक है। इसके बाद है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको हम यूजुअली दो जगह यूज करेंगे। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एक को हम प्रोस्टेट कैंसर में यूज करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर में यूज करेंगे। इनको हम बोलते हैं रेलिन्स। जितने भी आप ड्रग पढ़ोगे, सबके लास्ट में रेलिन होगा। गोसेरेलिन, बुसेरेलिन, लिप्लोरेलिन एंड ट्रिप्टोरेलिन। ठीक है, ये गोनाडोट्रोपिन के रिलीज को इनिबिट कर रहे हैं, और इसको हम उन वुमेन्स में देते हैं जिनका अभी मेनोपॉज नहीं हुआ है। ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीट करने के लिए देते हैं, और प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो अगर आपसे रेलिन्स पूछ लें कि रेलिन्स कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग है, जो कि क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन के रिलीज को इनिबिट करते हैं, compete करके। ठीक है, तो ये चार पांच ड्रग हैं जो हार्मोन के एनालॉग्स वगैरह। अब जो ड्रग है, ये हार्मोन के एंटागोनिस्ट है। इसमें से एक आपकी ड्रग है बाइकुटामाइड और फ्लूटामाइड, ये दोनों ही पूछते हैं। ये ड्रग आपकी जो है एंड्रोजन एंटागोनिस्ट है। रेलिन, ये यूजुअली क्या, ठीक है, इनको रेलिन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है एंटी एंड्रोजन्स, फ्लूटामाइड, बाइकैल्क्यूटामाइड। ये जो ड्रग हैं, ये आपका ट्यूमर को ट्रीट करती हैं, प्रोस्टेट की। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर यूजुअली इसको हम देते हैं, तो इसमें जो दिक्कत आती है, गोनाडोट्रोपिन को जब आप ब्लॉक कर देते हो, तो इसमें एक दो और दिक्कत आती है। कुछ हार्मोन्स है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, वो एकदम से उसका लेवल बढ़ जाता है जब आप एक बार इनिबिट करते हो तो। ठीक है, तो उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ता है जब हम ऐसी ड्रग्स साथ में दे रहे हैं तो। ठीक है, तो जो फ्लूटामाइड है या बाइक्लोफ्लूटामाइड है, यूजुअली एंड्रोजन एंटागोनिस्ट तो हैं, लेकिन एक बार जब आप देते हो तो सर्ज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन के लेवल में। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और कोई इसका इफेक्ट है नहीं। तो इस ड्रग का नाम याद रखना, ये ड्रग आई हुई है एंड्रोजन एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है एंटी एस्ट्रोजन। इसमें मैं आपको सिर्फ एक ही ड्रग पढ़ा रहा हूँ, और ये एक ही ड्रग नाइपर ने बहुत बार पूछी है, टैमोक्सिफिन। ये आपकी एक स्टैंडर्ड ड्रग है ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे अब भी हम जब भी रिसर्च करते हैं यहाँ पर भी ब्रेस्ट कैंसर पे, जैसे एक दो स्टूडेंट कर रहे हैं, तो हम टैमोक्सिफिन को ही आज तक स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं। या कोई नई अगर एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है और उसका रेट कम है, तो हम उसको फिर एज एन स्टैंडर्ड ड्रग लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम टैमोक्सिफिन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब जो टैमोक्सिफिन है, ये आपका हार्मोन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करती है। ठीक है, यूजुअली जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो हम इसी ड्रग को यूज करते हैं। अब जो टैमोक्सिफिन है, ये क्या करती है, ये आपका कॉम्पीट करती है जो आपकी बॉडी में बनने वाला नेचुरल एस्ट्रोजन है, और ये ड्रग जाके एस्ट्रोजन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड कर जाती है, और जैसे ही वहां बाइंड करती है तो इनिबिट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव जीन। ठीक है, जिसके बाद कोई इफेक्ट आता ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, ये एक टाइप का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है आपकी बॉडी में बनने वाले नेचुरल एस्ट्रोजन का। ये एस्ट्रोजन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी, और जो ट्रांसक्रिप्शन है रिस्पॉन्सिव जीन का, जिनकी वजह से रिस्पॉन्स आता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक कर देगी। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। इस ड्रग को हम ओवेरियन कैंसर में भी यूज करते हैं एज एन पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, वहां पर भी जो आपके रिसेप्टर्स हैं एस्ट्रोजन के, वहां पर भी बाइंड करते हैं, बट पार्शियल एगोनिस्ट है उस जगह पर। ठीक है, इसका एक और रोल भी रिपोर्टेड है, ये आपकी कार्डियो प्रोटेक्टिव इसके इफेक्ट है।
ठीक है, क्योंकि ये जो लिपोप्रोटीन्स है उसको हमारी बॉडी में कम करती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये ड्रग सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी एंटी एस्ट्रोजन में। टमोक्सिन है, बहुत सारी ड्रग, मैंने एक ही उठाई है कि जो आप लोगों से पूछते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो आपका बताओ।